वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग और सब बढ़िया हो ना। चलो अच्छी बात है। तो मैंने जो कल आपको पढ़ाया था कार्बन के अपर रूपों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो मैंने आपको कार्बन के अपर रूप बताए थे, क्रिस्टलीय अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में मैंने आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में बता दिया था। इन तीनों की संरचना बता दी थी, इन तीनों के गुणों के बारे में बताया था और साथ साथ मैंने इनके आपको उपयोग भी बताए थे। और जो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ यौगिकों के बारे में हम देखेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वो आखिर कौन कौन से होते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जिसे फ्रीऑन भी कहा जाता है। जैसे आपने देखा हुआ सबके घरों में फ्रिज यूज में आता है, तो फ्रिज तो सबके घर में होता ही है। किसी घर में एसी नहीं होता, लेकिन बहुत से घरों में एसी भी होता है, ठीक है। तो फ्रिज और एसी में जो गैस भरी जाती है ना, जिससे हमको ठंडक मिलती है, यानी कि हमारी पानी की बोतलें ठंडी हो जाती हैं, हमारा जो पानी होता है वो आइस बन जाता है। तो ये जो होता है ये गैस के कारण होता है और वो गैस होती है फ्रीऑन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीएनजी गैस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कहा जाता है। और एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे कहा जाता है। तो ये आज अपना टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा बहुलक, यानी कि पॉलीमर क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी के 1 से 30 तक के तत्व जो आपको मैं रोजाना करवाता हूं। आप मेरे साथ उनको रिवाइज करोगे, अपने नोटबुक में नोट करोगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर चल रहा है आपका 8वां चैप्टर है। इसका नाम मैं लिख देता हूं कार्बन एवं इसके यौगिक। ये अपना लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके बाद अपनी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी के तत्व 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक मैंने आपको याद करवा दी है। इसके अलावा भी आपको याद करने की जरूरत है, तो आपको बार बार रिवीजन करना है अपनी आवर्त सारणी का जो पीरियोडिक टेबल है उसका, ठीक है। तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। 1 परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है हीलियम का, 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का, 4 होता है बेरिलियम का, 5 होता है बोरॉन का और 6 परमाणु क्रमांक होता है कार्बन का, 7 परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का, 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 होता है फ्लोरीन का, 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का, 11 होता है सोडियम का, 12 परमाणु क्रमांक होता है मैग्नीशियम का, 13 परमाणु क्रमांक होता है एल्यूमिनियम का, 14 परमाणु क्रमांक होता है सिलिकॉन का और 15 परमाणु क्रमांक होता है फास्फोरस का, 16 परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का और 17 परमाणु क्रमांक होता है क्लोरीन का। आगे देखिए 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का, 19 परमाणु क्रमांक होता है पोटेशियम का, 20 परमाणु क्रमांक होता है कैल्शियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, 22 होता है टाइटेनियम का, 23 होता है वेनेडियम, 24 में क्रोमियम, 25वें नंबर पर आता है मैंगनीज, 26वें नंबर पर आता है आयरन, 27 परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का, 28 होता है निकेल का, 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर का और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक का, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, है ही लाइबेपकिनॉफ। इसके बाद नियोन को अलग करके नामागल, सिप्सकल, इसके बाद करते हैं आर्गन को अलग करते हैं और आगे लिखते हैं ककस्टेप, उसके बाद किर्बन और फिकोनी और कजन। इस प्रकार से ये आपको याद रखने। डायरेक्टली भी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक होता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नियोन का 10 परमाणु क्रमांक होता है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 15 परमाणु क्रमांक होता है किसका, फास्फोरस का। और उल्टे भी याद होने चाहिए, जैसे टाइटेनियम का 22 परमाणु क्रमांक होता है तो 18 परमाणु क्रमांक होता है आर्गन का। इस प्रकार से आपको डायरेक्टली भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, तो जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ यौगिकों के बारे में जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं। तो उनमें सबसे पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें कार्बन भी दे रखा है, इसमें फ्लोरीन भी है और इसमें क्लोरीन भी है, कि जब कार्बन के साथ क्लोरीन एवं फ्लोरीन संयोग करते हैं तो बनाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक यौगिक, और इन्हीं क्लोरोफ्लोरोकार्बनिक यौगिक को कहा जाता है फ्रियोन। ठीक है, क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है। तो जो फ्रियोन क्या होती है, एक गैस होती है, एक गैस का प्रकार होता है। इसका उपयोग जो मेनली किया जाता है वो रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो ठंडी गैस होती है, इसका उपयोग बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं, सामान होते हैं, उनको ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ठंडा हम कहाँ पर करते हैं? ठंडा हम करते हैं रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी कि एसी। इसके साथ साथ जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जिनमें किसान अपने जो सब्जियां होती हैं और जितने भी और फसल होती हैं, तो उनसे मिलने वाला जो अनाज होता है, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज को हिंदी में कहा जाता है शीतल संग्रहागार। क्या कहा जाता है? शीतल संग्रहागार इसको कहा जाता है। तो रेफ्रिजरेंट की तरह कार्य करता है फ्रियोन, और इसका उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और शीतल संग्रहागार में। इसके अलावा इसका उपयोग मैं एक और बता देता हूं, इसका उपयोग किया जाता है अक्रिय विलायक के रूप में। अक्रिय विलायक के रूप में। ठीक है, मैंने आपको उपयोग तो बता दिए हैं, लेकिन आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आखिर ये फ्रियोन क्या होता है। तो फ्रियोन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कार्बन के साथ जब क्लोरीन और फ्लोरीन मिल जाते हैं और संयोग करते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है, और जिसका दूसरा नाम होता है फ्रियोन। तो आखिर हम देखते हैं कि इस फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है। इस फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है, कोई एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, CCl4। क्या होता है? CCl4 इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की हम क्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो हाइड्रोजन जो फ्लोराइड होता है वो होता है HF। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? उत्प्रेरक होता है यहां पर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है SbCl5। ये आपको याद रखने हैं सारे, ये रिएक्शन आपको पूरी की पूरी याद रखनी है। तो आकर देखते हैं कि रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन है कि हमको क्रिया करवानी है CCl4 की, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की तो करवाइए, CCl4 की हमने रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। और उत्प्रेरक के रूप में काम आता है SbCl5 यानी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो निर्माण किसका होगा? यहां से देख लीजिए, एक H इसमें है और एक Cl यहां से हमने ले लेते हैं, तो निर्माण होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और इसके बाद बच जाता है कि क्या बच जाता है? F बच जाता है इधर, उधर बच जाता है CCl3, तो CCl3F। ठीक है, तो CCl3F का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन भी है, जिसमें क्लोरीन भी है, जिसमें फ्लोरीन भी है। तो इसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? फ्रियोन है। तो मैंने आपको नामकरण पढ़ा दिया है। तो नामकरण में मैंने आपको क्या बताया था, यदि इसके हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो देखिए, एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो लगा दीजिए, एक Cl हो गया, एक Cl हो गया, एक Cl यहाँ पर हो गया, एक फ्लोरीन लगा हुआ तो वो भी लगा दीजिए, ये हमने लगा दिया। ठीक है, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। सारे कैसे हैं? एकल बनते हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? मैथेन बन गया।
ये बाकी क्या हो गए, ये हो गए सारे के सारे प्रतिस्थापी, ये क्या हो गए, प्रतिस्थापी हो गए। तो क्लोरीन पहले आता है कि फ्लोरीन पहले आता है, सी पहले आता है कि एफ पहले आता है अल्फाबेट्स में, तो सी पहले आएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन को पहले लिखेंगे। क्लोरीन जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है क्लोरो कहा जाता है। फ्लोरीन जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो क्लोरो कहा जाता है। तो क्या हो गया, एक फ्लोरो है तो 3 क्लोरो हैं, तो मेथेन, ट्राइक्लोरो, ये क्या हो, ट्राइक्लोरो और मोनोफ्लोरो, मोनोफ्लोरो, ठीक है। और लास्ट में आएगा मेथेन, क्या आएगा, मेथेन। तो क्या बताया था मैंने इसको, CCl3F, CCl3F जो फ्रियोन होता है इसका नाम होता है, यहां पर लिख के बता देता हूं, इसका नाम होता है ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो, क्योंकि एक ही क्या है, फ्लोरीन है, मोनोफ्लोरो मेथेन। ये क्या होगा, इसका IUPAC नाम हो जाता है। यदि आपको IUPAC का नामकरण आपको आता है तो इसको निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में बहुत शानदार तरीके से समझाया है, और यदि आपको प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियोज को आप रिवाइज करके देख लेना। लेकिन मैंने आपको इतनी अच्छी तरह समझाया कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यदि आपने रेगुलर क्लास अटेंड की हैं तो, ठीक है। तो ये फ्रियोन बनता है, और इस फ्रियोन का जो नाम होता है वो होता है फ्रियोन 11। इसका नाम क्या होता है, फ्रियोन 11, यानी कि फ्रियोन 11 इसको कहा जाता है। तो हमें ये कैसे पता चला कि CCl3F का नाम होता है फ्रियोन 11, तो इसको कहा जाता है फ्रियोन का नामकरण, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। तो वो देखते हैं कि फ्रियोन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। एक बार मैं रफ कर देता हूं और फिर आपको आगे समझाता हूं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, ठीक है, ये किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रियोन के अणु सूत्र में मैंने आपको क्या बताया था, जब फ्रियोन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फ्रियोन के फॉर्मूले में, यानी कि फ्रियोन किसको कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है, यानी कि उसमें क्लोरीन भी होगा, उसमें फ्लोरीन भी होगा और कार्बन भी होगा। लेकिन इसका जब फॉर्मूला हमने बनाया था तो फॉर्मूले में इसका जो उपयोग किया था अणु सूत्र में, इसका जो अणु सूत्र बनाया जाता है, इसका जो अणु सूत्र बनाया जाता है उसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आती है, और इसके अलावा फ्लोरीन परमाणु की संख्या आती है, और जो क्लोरीन परमाणु की संख्या होती है, ठीक है, वो अलग से निकाली जाती है, ठीक है। तो इसके अणु सूत्र में मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और मेन फ्लोरीन भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो अणु सूत्र बनता है देख लीजिए, फ्रियोन, यदि मैं यहाँ पे लिख दूं XYZ, क्या लिखा मैंने, फ्रियोन XYZ। तो इसमें X क्या है, X का मतलब होता है कि कार्बन परमाणुओं की जो संख्या दे रखी है उसमें से हम -1 कर देते हैं तो निकल के आता X, यानी कि कार्बन में से -1 किया तो क्या निकल के आया, X निकल के आया, ये बराबर हो गया X के, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाई की, कि बाई में क्या होता है। तो इस जो बाई में होता है ये हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या में क्या कर देते हैं, +1 करके लिखते हैं, यानी कि हमको क्या करना होता है, H+1 करना होता है, H+1 करके आपको ये लिखना होता है। H+1 बराबर होता है बाई की वैल्यू, यानी कि बाई बराबर क्या होता है, H+1 होता है, ठीक है। और जो Z आपको दे रखा है, ये Z जो आपको दे रखा है ये होती है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। तो फ्लोरीन परमाणु की जो संख्या होती है, फ्लोरीन परमाणु की संख्या, इसको उसी हिसाब से लिखा रहने दिया जाता है जितने दे रखे हैं, यानी कि फ्लोरीन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। चलिए आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अभी बताया था मैंने कि एक फ्रियोन बताया था, ठीक है। तो फ्रियोन 11 में आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl3F। क्या होता है इसका फॉर्मूला,
CCl3F इसका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हमको इसका नाम निकालना है, यानी कि इस फॉर्मूले से ये क्या देखा, केमिकल फॉर्मेशन दे रखा है, इससे क्या हमको इसका नाम निकालना है। क्या निकालना है? नाम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रियोन होता है वो 3 डिजिट में होता है। फ्रियोन होता है वो 3 डिजिट में होता है, यानी कि सबसे पहले आता है 0, उसके बाद 1 और 1, ऐसे लिखते हैं हम फ्रियोन 11 को। फ्रियोन 11 को लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है कि क्या होगा, 0 होगा पहले और 1 1। यदि आपको 2 डिजिट दे रखे हैं तो आपको पहले 0 लगाना कंपलसरी है। यदि आपको 3 डिजिट दे रखे हैं तो कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यदि 2 दे रखे हैं, जैसे फ्रियोन 11 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि फ्रियोन 011, यानी कि आपको 0 पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ये 0 है, ये क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। ये क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो हम क्या करें, x का मान हमको निकालना है, क्योंकि जो फ्रियोन का जो नामकरण किया जाता है, मैंने आपको अणु सूत्र में बताया था, फ्रियोन XYZ करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फ्रियोन XYZ करके लिखा जाता है। और x के बारे में मैंने आपको बताया था कि C-1 क्या करते हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं, तो x का मान निकल के आता है। यहाँ पर जो फ्रियोन में कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है, क्या यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है, यानी कि 1 कार्बन दे रखा है। कितने कार्बन दे रखा है? 1 कार्बन दे रखा है। जब 1 कार्बन दे रखा है तो कार्बन परमाणु की संख्या 1 दे रखी है, तो 1 में से हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि कार्बन कितने होंगे, 0। कार्बन कितने होंगे, 0 होंगे। क्या होगा, कार्बन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हम बात करते हैं बाई की वैल्यू। तो बाई बराबर क्या बताया था मैंने, H+1। बाई बराबर होता है H+1। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है उसमें हम +1 करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, +1 करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दे रखी है। क्या कहीं पर आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या? इस फॉर्मूले में नहीं है ना। जब इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी हो गई, 0। तो 0 में हमको क्या करना है, +1 करना है। तो कितनी बन गए, 1 बन गए, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या वो क्या हो गई, वो बन जाती है, बाई की वैल्यू आपको बन जाती है 1। क्या बन जाती है, बाई की वैल्यू 1 बन जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन तो दे नहीं रखी है, तो गया 0। 0 में +1 किया तो बाई बराबर आ गया 1। अब हम बात करते हैं जेड की। तो जेड क्या होते हैं, फ्लोरीन परमाणु की संख्या होती है। जो जितने फ्लोरीन परमाणु दे रखे उतना ही जेड का मान होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन परमाणु कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो जेड बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, जेड बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमको नामकरण कैसे करना है, हमको लिखना है फ्रियोन डैश लगा देता है, यानी कि हाइफन लगा दिया जाता है, और फ्रियोन XYZ करके लिखा जाता है। तो देख लीजिए इसका नाम क्या बनेगा, फ्रियोन। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू यानी कि C की वैल्यू है, ये क्या x की वैल्यू है, क्योंकि C कितना है, C दे रखा है 1, और 1 में से 1 घटाया जाता है, माइनस किया जाता है, तो x बराबर 0 आता है। तो x की वैल्यू क्या है, 0। बाई की वैल्यू क्या है, 1, और z की वैल्यू क्या है, 1। तो ये बन जाता है फ्रियोन 011, जिसे हम लिख सकते हैं फ्रियोन 11, यानी कि फ्रियोन 11 करके इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार से फ्रियोन का नामकरण किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रियोन का नामकरण किया जाता है। यदि हम इसको उल्टा करना चाहें, यदि हम चाहें कि फ्रियोन 11, वैसे आपको ये नहीं दे रखा है और आपको ये आएगा भी नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया जाएगा और फॉर्मूले के आधार पर आपको फ्रियोन का नाम बताना है। वैसे तो आपसे ये पूछा बिल्कुल नहीं जाएगा कि फ्रियोन 11 का केमिकल फॉर्मूला आपको निकाल के बताइए। यदि आपसे पूछा भी जाए कि फ्रियोन 11 से आपको इसमें ट्रांसफर कैसे करना है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे कि इसको हम वापस करके देखते हैं कि फ्रियोन 11 हमको दे रखा है, इसका हमको अणु सूत्र निकालना है कि ये कैसे आता है। तो फ्रियोन 11 को हम कैसे ले सकते हैं, फ्रियोन 011 करके लिख देंगे। तो 0 क्या होती है, ये x होता है। क्या होता है, x होता है। 1 का मतलब क्या है, बाई, और इस 1 का मतलब होता है z। x होता है जो कार्बन परमाणुओं की जो संख्या दे रखी है उसमें से -1 करना होता है। जब हम यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पर लिखेंगे तो क्या करेंगे, इस x में हम +1 कर देंगे, यानी कि जब 0 दे रखा है कार्बन परमाणु की संख्या में, क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, तो यहाँ से कार्बन परमाणु की संख्या आ जाएगी। तो क्या आएगा, कार्बन की एक संख्या आ जाती है। हमने बाई को ज्ञात करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, उसमें हमने +1 किया था। तो रिवर्स हम वापस जाएंगे तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो 1 में से हम -1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की कोई भी संख्या होगी नहीं। तो आप इसमें देख लीजिए क्या इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब हम बात करते हैं कौन सा एक,
कि ये क्या है, ये है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन परमाणु की संख्या को हम ऐसा की ऐसा रख देते हैं जैसा होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्लोरीन भी 1 हो गया। अब बात आती है क्लोरीन की कि आखिर क्लोरीन को कैसे निकाला जाए। तो क्लोरीन को निकालने का एक फॉर्मूला आता है, आप ये देख लीजिए। फॉर्मूला है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, उसके बाद फ्लोरीन परमाणु की संख्या, उसके बाद क्लोरीन परमाणु की संख्या, उसके बाद में बराबर में आता है 2 का मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, कार्बन परमाणु की संख्या, और प्लस में कर देते हैं 2। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो बिल्कुल दे ही नहीं रखी है, तो ये कोई 0, फ्लोरीन की दे रखी है 1, क्लोरीन की हमको निकालनी है, बराबर कार्बन कितनी दे रखी है, कार्बन की दे रखी है 1। तो 2 का गुणा हो जाएगा 1 के प्लस में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 = 4, यहाँ से आ जाता है 4, ये तो हो गया 4, और 1 इधर है तो 1 इधर माइनस में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि क्लोरीन की जो संख्या आती है वो होती है 3। तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई, फ्लोरीन की संख्या 1 हो गई, कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो गई, ठीक है, हाइड्रोजन की हो जाती है 0। इस प्रकार से इसको रिवर्स कर दिया जाए तो हम वापस इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको फ्लोरीन का नामकरण बता दिया। फ्लोरीन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे फ्रियोन 11 है तो 11 से मैंने आपको वापस से अणु सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ और फ्रियोन के नाम दे रखे हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूं कि उनका नामकरण भी किस प्रकार से करना है, ठीक है। चलिए आपको मैं बता देता हूं, ये एक बार मैं रफ पढ़ देता हूं, ओके। तो चलिए कुछ और फ्रियोन का एग्जाम्पल बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, तो पहला फ्रियोन है CFCl3, ठीक है। दूसरा फ्रियोन है CF2Cl2, तीसरा फ्रियोन है C2F2Cl3 और चौथा फ्रियोन है C2F2Cl4 और पांचवा फ्रियोन है C2F3Cl3। तो इनका हमको नामकरण करना है। तो इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसमें आपको पता है कि फ्रियोन हम x y z करके इसको लिखते हैं। तो पहले आपको x की, y की और z की सबकी वैल्यू निकाल लेनी है। x बराबर होता है कि कार्बन परमाणु की संख्या में से -1 कर देते हैं, तो इसमें कितना है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 दे रखी है तो -1 कर देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। बात करते हैं इसमें y होती है, वो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में +1 करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी कि हाइड्रोजन जो परमाणु संख्या में +1 करके y की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और फ्लोरीन की संख्या ऐसे की ऐसे रखी जाती है, तो फ्लोरीन यहाँ पर क्या है 1 है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1। चलिए बात कर लेते हैं, इसका जो नामकरण किया जाएगा वो लिखा जाएगा फ्रियोन x/z करके लिखा जाता है। तो फ्रियोन डैश लगा दिया जाता है, 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो फ्रियोन 11 इसको लिखा जाएगा आगे फ्रियोन 11, ये इसका नाम हो जाता है। अब बात करते हैं CF2Cl2, तो आपको x की वैल्यू यहाँ को पता होनी चाहिए। x की वैल्यू यानी कार्बन की वैल्यू में से आपको -1 करना है, तो कार्बन क्या है 1 में से -1 किया तो क्या हुआ, x की वैल्यू 0 आती है। बात करते हैं y की वैल्यू, हाइड्रोजन इसमें दे नहीं रखा है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू में हमको +1 करना होता है। जब y की वैल्यू आती है तो हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो y बराबर फिर से आ जाएगा 1। अब z की वैल्यू हमको निकालनी है, जो f की यानी फ्लोरीन की जितनी भी संख्या होती है परमाणु की उतनी संख्या z की होती है, यानी z बराबर कितना उनके f बराबर 2, यानी z बराबर भी 2 हो जाएगा। रख दीजिए फ्रियोन में फ्रियोन x/z करके, तो यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रियोन 0, 1, 2, तो इसको आगे लिखा जाएगा कि फ्रियोन 1, 2, ये इसका नाम हो जाता है कि फ्रियोन 12, यानी कि फ्रियोन 1, 2 इसका नाम हो जाता है। अब हम बात करते हैं इस वाले में, यहाँ पर x बराबर क्या आना चाहिए, कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है 2, -1 करते हैं तो x बराबर आता है 1। अब देखते हैं y बराबर क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन इसमें भी नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन 0, तो +1 करते हैं तो y बराबर आता है 1। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, तो z बराबर आएगा 2। फ्रियोन इसका नाम क्या होगा, इसमें नाम होगा 112, तो फ्रियोन 112 इसका नाम हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको निकालने हैं। इसकी बात करते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या दे रखी है 2, तो x बराबर क्या आएगा, -1 कर देंगे तो 1 आएगा। y बराबर इसमें को दे नहीं रखा है, इनकी हाइड्रोजन की संख्या दे नहीं रखी है, तो हाइड्रोजन संख्या हुई 0, उसमें +1 करके लिखते हैं तो y बराबर आ जाता है 1। z बराबर जितने फ्लोरीन होते हैं, तो फ्लोरीन दे रखे हैं 2, तो z का मान फिर से आ जाएगा 2।
तो इसको लिखेंगे हम फ्रियोन एक्स वाई जेड। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 2, तो ये बन जाता है फ्रियोन 112। फ्रियोन एक्स, ये भी 112, ये कैसे हो गया? अच्छा ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर Cl3 नहीं आता है, यहाँ पर क्या आता है Cl4 आता है, यानी कि मैंने ये दोनों एक जैसे हो गए, यानी एक साथ मैंने आपको करा दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला करते हैं हम। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2, कार्बन कितने हैं, 2 दे रखे हैं, तो एक माइनस कर देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा वापस से 1। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है तो y बराबर आ जाएगा +1 करके लिखा जाता है, तो इसलिए आ जाएगा y बराबर 1। जेड होती है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन दे रखे 3, तो जेड का मान हो जाएगा 3, और फ्रियोन आ जाएगा 113 यानी कि फ्रियोन 113। तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। तो ये हो जाता है फ्रियोन का नामकरण। इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया कि अक्रिय ब्लैक के रूप में, और इसके साथ साथ जो इसका मेन उपयोग किया जाता है वो किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, और इसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज में इनका उपयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। फ्रियोन के बारे में आपको एक बात बता देता हूं कि फ्रियोन है एक ऐसी गैस होती है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन जो गैस है, यानी कि ओजोन परत होती है, जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है, यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, तो उनसे बचाने का हमें काम करती हैं। यदि पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे आ जाती हैं, तो उनसे क्या है स्किन जैसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत सारे कैंसर भी हो सकते हैं। उनको रोकने का काम करती है ओजोन परत। तो इस ओजोन परत के क्षय यानी कि इसकी खराबी के लिए यह फ्रियोन जिम्मेदार होता है, और ओजोन परत का जो क्षय है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, यानी कि ओजोन में होल का निर्माण हो गया है जो आने वाले टाइम पे हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम आजकल जो फ्रियोन यूज करते हैं, यानी कि जो गैस यूज करते हैं वो इको फ्रेंडली गैस यूज करते हैं, ताकि वो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक नहीं हो। ठीक है, अब बात पर्यावरण की आती है तो कुछ गैसेज के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे ईंधन यानी कि जो हम खाना पकाने में काम आते हैं। इसके साथ साथ और जो हम पब्लिक व्हीकल यूज करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल यूज करते हैं, उनमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं और हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गैस है वो है CNG, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे LPG कहा जाता है, जो हमारे घरेलू ईंधन का काम करती है। यानी आपके घर में, सबके घर में होते हैं ना LPG के सिलेंडर, तो उसी गैस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा संपीड़ित यानी कि कंप्रेस्ड, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, और गैस। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनती है, CNG। क्या बनती है, इसको कहा जाता है CNG, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। ठीक है, CNG इसको कहा जाता है। चलिए हम CNG की बात कर रहे थे, तो CNG के बारे में देखते हैं कि CNG में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो CNG में प्रमुख रूप से पाया जाता है मेथेन, यानी कि मेथेन गैस होती है वो प्रमुख रूप से CNG में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। जब इस CNG को जलाया जाता है, यानी कि इसका दहन किया जाता है, यानी कि इसका दहन किया जाता है, तो दहन करने के कारण क्या होता है, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, CO किसको कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि जब भी किसी भी गैस को जलाया जाता है, यानी कि किसी भी कार्बन को जलाया जाता है, तो उससे बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरी गैस बनती है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनकी मात्रा बहुत कम बनती है, इनकी मात्रा बहुत कम बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि CNG में जो कार्बन का प्रतिशत होता है, कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है,
जब कार्बन का इसमें परसेंटेज ही बहुत कम होगा तो जलाने पर बहुत कम कार्बन निकलना चाहिए। यानी कि कार्बन किस तरह से निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। तो इन दोनों गैसों की मात्रा भी बहुत कम बनती है। जब इस दोनों की मात्रा बहुत कम बनेगी तो जो सीएनजी होती है, जो बाकी के जितनी भी गैसें होती हैं या बाकी के जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, क्योंकि सारी गैसों का निर्माण होता है पेट्रोलियम उत्पादों से, यानी कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट ही होते हैं। कि जब सारी गैसें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं तो जो सीएनजी होती है इस पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, प्राकृतिक गैस हो, तो इससे बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं इन उत्पादों से कम प्रदूषित होती है, कम प्रदूषित होती है। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि यह इको फ्रेंडली गैस है। कैसी गैस है? इको फ्रेंडली गैस है। यानी कि यह पर्यावरण की एक फ्रेंड है, यानी कि यह पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुंचाती है। बाकी जितने भी पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं या और गैसें होती हैं वो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, जो हमारे ईंधन में काम आती हैं और जो हमारे यातायात के परिवहन के साधनों में जो काम आने वाली गैसें उनके अलावा। ठीक है, तो सीएनजी एक बहुत अच्छी गैस है। और इसके और भी देख लीजिए, यह है वायु से हल्की होती है। कैसी होती है? यह एक हल्की गैस होती है। कैसी गैस है? यह एक हल्की गैस होती है। तो इसका निर्माण देख लेते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है, कि सीएनजी गैस का निर्माण कैसे होता है। तो निर्माण के बारे में आपको बता देता हूं कि हमेशा आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी के जब हम गर्भ में जाते हैं, पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं तो हमें मिलता है पेट्रोलियम उत्पाद। क्या मिलते हैं? पृथ्वी की गहराई में जब खनन करते हैं तो नीचे हम गड्ढा खोदते जाते हैं ना, जैसे पानी निकलता है तो और आगे चले जाते हैं, नीचे और जाते हैं, तो जहाँ पर हमें पेट्रोलियम के सोर्स मिलते हैं तो पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमको क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, तो जब इन पेट्रोलियम उत्पादों के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर क्या होती है? प्राकृतिक गैस की लेयर होती है। प्राकृतिक गैस की क्या होती है? परत होती है। जब इस पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है, यानी कि इसका जब खनन किया जाता है तो इसके साथ में यह प्राकृतिक गैस भी क्या निकलती है? बाहर निकल आती है, बाहर निकल आती है। ठीक है, जब प्राकृतिक गैस बाहर आ जाती है तो इस प्राकृतिक गैस को क्या कर लिया जाता है? इकट्ठा कर लिया जाता है। इसको इकट्ठा कर लिया जाता है और जब इस प्राकृतिक गैस को, कौन सी गैस को? इस प्राकृतिक गैस को जब हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप पर, उच्च ताप पर क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यानी कि संपीड़ित किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। तो हमें प्राप्त होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, हमने क्या किया? इस प्राकृतिक गैस को, जो ये प्राकृतिक गैस निकली है ना पेट्रोलियम के साथ, इस प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर हमने क्या किया? संपीड़ित किया। तो इसी कारण निर्माण होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी कि प्राकृतिक गैस कैसी है? संपीड़ित की गई, यानी कि कंप्रेस की गई है। और इसी गैस को कहा जाता है, इंग्लिश में बोलो तो संपीड़ित का मतलब कंप्रेस्ड और प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, और गैस तो गैस ही होती है। तो सीएनजी यहां से बन के आता है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यहाँ से आता है सीएनजी गैस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सीएनजी गैस होती है वो एक काफ़ी हल्की गैस है। कैसी गैस है? काफ़ी हल्की गैस है। यदि इस गैस का कहीं पर भी रिसाव हो जाता है, यानी कि ये गैस कहीं पर भी लीक हो जाती है, यानी कि कहीं पर भी रिसाव हो जाता है, तो ये हल्की गैस होती है। तो क्या ये वायुमंडल में ऊपर उठ जाती है और वायु के समान फैल जाती है, वायु में ये फैल जाती है, जिससे कोई भी दुर्घटना नहीं हो पाती है। जबकि जो हम गैस यूज करते हैं, कौन सी गैस? एलपीजी गैस यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं। जो कैसे बनती है? ये जो पेट्रोलियम उत्पाद बने ना, तो ये पेट्रोलियम उत्पाद में ही आती है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि जब इस पेट्रोलियम का क्या किया जाता है? प्रभाजी आसवन किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रभाजी आसवन किया जाता है। तो प्रभाजी आसवन हम करेंगे उच्च दाब पर, उच्च दाब पर, यानी कि हाई प्रेशर। जब प्रभाजी आसवन किया जाता है हाई प्रेशर पर, किसका? पेट्रोलियम का। जब प्रभाजी आसवन जब हाई प्रेशर में उच्च दाब पर किया जाता है तो जो गैस का निर्माण होता है वो गैस द्रवित अवस्था में आ जाती है। यानी कि उसको जब संघनित किया जाता है, उसको जब कंडेंस किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में आ जाती है। इसी कारण उस गैस को कहा जाता है द्रवित पेट्रोलियम
गैस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड या कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका शॉर्ट रूप होता है LPG, जो हमारे घरेलू ईंधन में काम आती है। ठीक है, घरेलू ईंधन में काम आती है। लेकिन ये गैस कैसी होती है? यह गैस CNG से भारी होती है। कैसी होती है यह गैस? CNG से कैसी होती है? भारी होती है। CNG गैस होती है वो तो हल्की होती है। यदि CNG का लीक हो जाता है, CNG कहीं से रिसाव हो जाता है CNG गैस का, तो वो वायुमंडल में फैल जाएगी और उससे कोई भी दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन जो LPG गैस होती है यह भारी गैस होती है और यह उसी स्थान पर ही रहती है, उसी स्थान पर ही इकट्ठी हो जाती है जहां से इसका रिसाव हो रहा है। तो उस समय यदि कहीं से भी कोई भी चिंगारी आके लग जाती है तो वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। इससे दुर्घटना की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी कारण हम LPG में क्या करते हैं कि इसका रिसाव यदि इसका लीक होता है तो इसमें हम एक स्मेल आती है ना, कि जब भी हम अपना सिलेंडर, गैस का सिलेंडर ऑन करते हैं तो हमें एक स्मेल आती है। तो वो एक स्पेशल स्मेल होती है जो LPG में ही पाई जाती है, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कहीं से भी गैस की स्मेल आ रही है, यानी कहीं से भी सिलेंडर लीक है या फिर रेगुलेटर को हम बंद करना भूल गए। तो उसका हमें पता कैसे चलता है? इस LPG के सिलेंडर में जब गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में जब डाली जाती है तो हम एक पदार्थ मिलाया जाता है, एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। इस एथिल मरकैप्टन या इसका दूसरा नाम होता है एथिल थायोल। एथिल मरकैप्टन या एथिल थायोल को उसके अंदर मिला दिया जाता है। किसमें? इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर मिला दिया जाता है और इसी की जो स्मेल होती है, वो जो स्मेल आती है ना LPG के सिलेंडर में, जो स्मेल आती है वो इसी मरकैप्टन या फिर थायोल की आती है, जिसके कारण हमें पता चल जाता है कि हमारा सिलेंडर कहीं ना कहीं से क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। हमने CNG पढ़ ली, हमने LPG पढ़ ली। तो CNG का जो उपयोग किया जाता है, LPG का उपयोग मैंने आपको बताया था घरेलू ईंधन में किया जाता है। हमारे जो गैस चूल्हे जो चलते हैं वो LPG से ही चलते हैं, लेकिन इसका उपयोग वाहनों में भी किया जाता है। बहुत से गैस के वाहन चलते हैं, उनमें भी LPG सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो इलीगल है, वो एक तरह से सर्टिफाइड नहीं है। हम LPG का उपयोग वाहनों में नहीं कर सकते, क्योंकि इसके करने से क्या होता है कि ये LPG यदि लीक हो जाती है तो उसी एरिया में भारी होने के कारण रह जाती है और उससे दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इसका अल्टरनेट के रूप में हम CNG गैस का उपयोग करते हैं, जो काफ़ी हल्की गैस होती है और काफ़ी इको फ्रेंडली गैस है। इससे क्या पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। तो इस CNG गैस का उपयोग ईंधन में भी किया जाता है, घरेलू ईंधन में भी किया जाता है। और इसके साथ साथ जो यातायात के व्हीकल होते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल होते हैं या फिर जो भी यातायात के साधन होते हैं, उनमें CNG का उपयोग किया जाता है डीजल और पेट्रोल के अलावा। आजकल ज़्यादातर CNG वाले वाहन आपको दिखाई देते हैं। आपको पता होता है कि डीजल और पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषण होता है और ये काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। और CNG इसका एक अच्छा अल्टरनेट है, थोड़ा सस्ता भी है और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन बहुत कम होता है। और हमको आज के टाइम पे बहुत कम पॉल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे ऑलरेडी पॉल्यूशन बढ़ता हुआ जा रहा है, जो एक मानव के लिए या फिर हर एक सजीव प्राणी के लिए ये काफी नुकसान देने वाली बात है। ठीक है, तो हमने आज कौन कौन से यौगिकों के बारे में देख लिया। हमने आज फ्रियोन पढ़ लिया, फ्रियोन का नामकरण पढ़ लिया, हमने CNG पढ़ ली, LPG पढ़ ली और आपको मैंने प्राकृतिक गैस के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया है कि जो पेट्रोलियम के ऊपर एक लेयर में होती है प्राकृतिक गैस, और जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, तो ये नेचुरल गैस भी होती है, वो भी साथ में बाहर आ जाती है। इसके बारे में आपको बता दिया था। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुलक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बहुलक है, यानी कि पॉलीमर है। तो बहुलक की क्लास में आपको कल लेने वाला हूं। ठीक है, तो कल की क्लास में ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा और हम अपने केमिस्ट्री पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि मैंने आपको बायोलॉजी का पूरा पार्ट कंप्लीट करवा दिया है, जो आता है 1 से 4 चैप्टर तक हमने बायोलॉजी कंप्लीट ऑलरेडी कर ली है। और 5 से 8 चैप्टर के बीच में दे रखी है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। और 9 से आगे दे रखा है 12 चैप्टर तक, ये आपको मिलेगा फिजिक्स के रूप में। तो हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश, यानी कि लाइट। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे
इसके बाद जब अपनी कल की क्लास हो जाएगी, कल की क्लास में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, साथ में बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। उनको इस वीडियो को प्रोवाइड करवाइए, वहां तक पहुंचाइए ताकि उनका भी फायदा हो सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठ कर पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।